बस तो सर जस्ट 5 मिनट सर, मैंने पीडीएफ बनानी है थोड़ी सी, बस जी 5 मिनट लगते हैं। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने रिवाइज करना था वो था होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, लास्ट टाइम भी आप लोगों से डिस्कस हो रहा था। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो होमोजीनियस वर्ड से फेमिलियर होंगे, लेकिन ऐसा है कि होमोजीनियस का जो कंसेप्ट है वो शायद किसी को क्लियर हो। तो आप में से अगर कोई बंदा मुझे होमोजीनियस के बारे में बताना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। वी कैन यूज मीनिंग बताना। जी, होमोजीनियस होता क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, तो उसके सर बारे में। होमोजीनियस का मतलब सर्च किया था ना, तो होमोजीनियस का मतलब है कि एक जैसा, एक तरह का, मतलब कि यूनिफॉर्म, सिमिलर या लाइक आइडेंटिकल टर्म्स, उनको हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस है आपस में एक दूसरे के। और अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें तो वो इक्वेशन जिसमें सब उनकी वेरिएबल्स की डिग्री जो है ना वो सेम हो हर टर्म में, तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, इस नहीं, तरह से मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 2x = 0। क्या ये होमोजीनियस होगी, नॉन होमोजीनियस होगी, और इसमें कौन सी टर्म जो है वो इक्वल है, कौन सी इक्वल नहीं है? सर जैसे कि एक टर्म है x² - y² + 4xy, ये होमोजीनियस होगी। अच्छा, अगर x² - y² = 0 होगा तो ये होमोजीनियस होगी, नॉन होमोजीनियस होगी? सर ये भी होमोजीनियस होगी। तो अच्छा, मुजम्मिल कुछ कहना चाह रहे हैं, मुजम्मिल आप बताएं। सुलेमान, मुजम्मिल, सुलेमान आप जी कुछ सर, बताना। होमोजीनियस हमारे पास। जी सर, मैं बताना चाह रहा हूँ। जी होमोजीनियस फंक्शन या सर होमोजीनियस इक्वेशन। जी, कोई चीज आप डिफाइन कर दें। सर जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो हमारे पास mdx + ndy = 0, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस तब होगी जब अगर हम m को x से मल्टीप्लाई करवा दें और n को y से मल्टीप्लाई करवा दें, और इनका सम जो है वो 0 के इक्वल ना हो। तो ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो। सॉरी, ये नहीं है। और दूसरा होमोजीनियस फंक्शन जो है हमारे पास, अगर फर्ज कर लें f(x, y) हमारे पास कोई फंक्शन है, उसमें हम x की जगह पे dx रिप्लेस करते हैं और y की जगह पे dy रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास दोबारा t कॉमन आने के बाद दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो फिर हम उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। जी, अच्छा, जी सर। ऐसा है कि होमोजीनियस पे हम डिस्कशन बाद में भी करते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की। तो जी होमोजीनियस सर। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? We can use homogeneous coordinates to represent a rational curve in n-dimensional space as a polygon curve in n+1 dimensional space. Let us start with the point. हमारे पास एक पॉइंट है p = xy, बिलोंग कर रहा है a स्क्वायर को। We can write the point as, हम ऐसा करते हैं कि उसको, उस पॉइंट को p ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा। बिलोंग कर लेते हैं हम किसको? ए क्यूब को। ए क्यूब मीन यानी हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में चले जाते हैं, और ओमेगा जो है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। वी कैन डिफाइंड द फॉलोइंग मैप। अब हमारे पास एक मैप है, ऐसा करते हैं, कम हो गई। तो इसमें हमारे पास जो मैप है एच, वो क्या है,
A3 से A स्क्वायर इज डिफाइंड एज, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं 3 स्पेस से 2 स्पेस में मूव करना चाह रहे हैं तो हमारे पास h इंटू पी ओमेगा किस चीज के बराबर हो जाएगा, x ओवर ओमेगा y ओवर ओमेगा इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, x y के। तो नोट दैट इसमें हमारे पास क्या है, h w1x w1y w1 इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर हमारे पास जो p के पॉइंट्स थे उनके अगर होमोजीनियस को हम चेक करते हैं, होमोजीनियस के इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, एक्स वाई के। और ये हमारे पास इक्वल हो सकता है h इंटू w2x w2y w2 फॉर ऑल w1 w2 बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू 0। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन सा बंदा है जो विलिंगली था कि मैं ये डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो 5 मिनट तो पूरे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं करना चाहूंगी सर। जी जी आप करें। सर मैं, जी सर। तो अब अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं? जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी सर। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर अलाउ कर देता हूँ। जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर अभी अलाउ नहीं हुआ मुझे सर, मैं कर, हाँ जी हो गया सर। जी जी आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन जी शेयर का? सर, सर हुई है स्क्रीन शेयर के नहीं? हाँ असल में ठीक ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ कि स्टॉप करूंगा तब आप अलाउ कर सकेंगे। जी अब आप करें। ओके सर। जी सर। जी अब आप कर लें स्क्रीन शेयर। अब आपको ऑप्शन है। जी सर। सर मैं कर रही हूँ। जी जी ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्क्रीन शेयर का? सर शेयर करने का तो आ रहा है बट व्हाट्सएप से नहीं हो रही सर। ये मैंने व्हाट्सएप में सेव किया हुआ तो। आपने व्हाट्सएप में क्या सेव किया हुआ है? अब सर अपने वो लैपटॉप, सर मैं मोबाइल पे इस वक्त क्लास दे रही हूँ। अच्छा आप ऐसा करें ना, अपनी जो वो पीडीएफ है उसको ओपन कर लें, उसी को शेयर करें ना, डायरेक्ट ना करें ना। जी सर। ओपन किया आपने? जी सर मैंने किया ओपन ना। जी जी उसी ओपन को आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देना, वो स्क्रीन पे ओपन करके उसको शेयर करें ना। सर ओपन कर लिया मैंने। आप पहले ना जूम पे जाके तो वो वहाँ पे जहाँ पे शेयर लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर का सेंटर में, उस पर क्लिक करें, उसके बाद होगी शेयर। देखिएगा अब हो रही है। हाँ जी अब हो गई है। जी ओके जस्ट अभी आप डॉक्यूमेंट्स खोलें, अभी आपका जूम शो हो रहा है। अब अपने जूम डॉक्यूमेंट्स शो हो ओपन, रहा है। हाँ जी अपना डॉक्यूमेंट्स ओपन करें ना आपको। सर किया हुआ है। हाँ जी अब हो रही है। जी बिल्कुल हो गया हो है। गई। जी सर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जैसा कि आपने बताया कि होमोजीनियस मेनली कोऑर्डिनेट हम लोग यूज करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि जिसमें हम लोग 3D से 2D में कन्वर्ट करते हैं या 2D से 3D में कन्वर्ट करें, लेकिन दोनों का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो सेम रहे, तो हम लोग उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग नेम दे देते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। सर ये 18 आई थिंक सो 20 में ये स्टार्ट हुआ था होना, इसकी मैं हिस्ट्री देख रही थी तो 1820 में आई थिंक सो। और सर इसमें जो है ये मेनली यूज किस में किया जाता है,
सर ये यूज होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर ग्राफिंग में यूज होता है, ट्रांसलेटिंग में यूज होता है, और डिजाइनिंग और मीन के एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन की जो होती है बिल्डिंग वगैरह की, उसमें यूज किया जाता है। देन सर ये है कि हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कि अगर हमारे पास सर अगर 2D से हम लोगों ने 3D में जाना हो, तो हमारे पास एक्स वाई दो जो है इसके मीन के कंपोनेंट होंगे 2D के। तो सर जब हम इसके लिए हम लोग स्केलर लेते हैं W, जो कि नॉन जीरो होगा, वो 1 भी हो सकता है, कोई भी मीन हो सकता है, लेकिन ये कि नॉन जीरो होगा वो नंबर। उसको जब हम लोग x और y से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उसको थर्ड जो है वेक्टर के तौर पे इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में तो ऐसे लग रहा होता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, एक एक्स वाई है और दूसरा जो है एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू है, लेकिन जब इन दोनों का रिजल्ट निकाला जाएगा तो वो दोनों जो है सेम आ जाते हैं। सिमिलरली सर अगर हम लोगों ने 3D टू 2D में जाना हो, तो हम लोग जो हमारे पास मीन 3D के कंपोनेंट होते हैं एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू, इसको एक्स वाई में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट था उसको भी डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे, जो वाई वाला कंपोनेंट है उसको भी हम लोग जो है डब्ल्यू से जब डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2D में। सर इसकी एग्जांपल है, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट है P0, P1 और P2। P1 है 1 0, P2 जो है वो 1 1 है, और P2 जो है वो 0 1 है, और अभी W की जो स्केलर्स हैं वो उसकी वैल्यूज दी हुई है 1 1, W2 भी W0 भी 1 है, W1 भी 1 है, और W2 जो है वो भी 1 है। हमें कहा गया कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जो है बाय नॉन रैशनल बेजियर कर्व जो हम लोगों ने उसको डिफाइन करना है। इसके लिए सर जो होमोजीनियस में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी पी आई डब्ल्यू की, तो वो थी हमारे पास डब्ल्यू आई एक्स आई, डब्ल्यू आई वाई आई और डब्ल्यू आई। मीन के आई हमारे पास वेरी कर रहा है 0 1 और 2। अब जब इसमें हम लोग ये पुट करेंगे, तो फॉर 0 के लिए हम लोग करें तो हमारे पास आता है P0 W इज इक्वल टू W0 x0 कोमा W1 W0 x1 y1 y0, और उसके बाद में आ जाएगा W0। जब वैल्यू पुट करेंगे तो W0 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, और x1 की y1 की हमारे पास 1 और 0 है, वो हम लोग पुट करेंगे तो सर हमारे पास P0W की वैल्यू आ रही है 1 0 1। सिमिलरली सर जब हम लोग करेंगे P1W मीन i इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग जब करें, तो हमारे पास आता है W1, और x1 की वैल्यू P1 से अगर हम लोग लें वो 1 आ रही है, कोमा W1, और फिर अगेन y1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रही है, और W1 हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा। देन W1 की वैल्यू हमारे पास इन्होंने दी हुई है 1, वो हम लोग पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1 मल्टीप्लाई करने के बाद में। देन फिर हम लोग करेंगे P i इज इक्वल टू 2 के लिए, तो P2W हमारे पास आ रहा है W2 x2 हमारे पास है 0, देन W2 और y2 हमारे पास है P2 से 1 आ रहा है, और देन W2 वो हमारे पास, फिर इसकी W2 की वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे डेट इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और अगेन सिर्फ W2 है तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास W जो है W0 सॉरी P0W, P1W और P2W की जो है ये वैल्यूज आ गई हैं। ये मेनली हम लोग किस लिए कर रहे हैं कि हमारे पास नॉन रैशनल बेजियर कर्व का फॉर्मूला था PW of t इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 0 टू n PIW BIN मीन बर्सटाइल पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जब हम लोग i इज इक्वल टू 0 1 2 हम लोग पुट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है P0W B02 of t plus P1W B1 of t plus P2W B2 of t। सर हम लोगों ने जब ये बर्स्टाइन पोलिनोमियल किया था, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज हम लोगों ने i और k के डिफरेंट वैल्यूज के लिए की थी मालूम। तो वो हमारे पास जब हमने देखा था B02 of t हमारे पास आया था 1 माइनस टी स्केयर, B12 of t हमारे पास आया था 2t इंटू 1 माइनस टी, और B22 ऑफ t हमारे पास आया था टी स्केयर। सर जब इन वैल्यूज को और IW की वैल्यूज को हम लोगों ने जो ऊपर फाइंड किया, उन तीनों को हम लोग पुट करेंगे, तो हमारे पास फिर इक्वेशन जो बन जाती है वो बनती है
101 जो कि P0W की वैल्यू थी, देन B02 की वैल्यू 1 माइनस टी स्केयर आ जाएगा, प्लस P1W की वैल्यू ऊपर जो हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज 111, वो पुट करेंगे। B12 की हमारी वैल्यू आती है 2T इंटू 1 माइनस टी स्केयर, प्लस फिर B2W की वैल्यू है सर 022, वो ऊपर हम लोगों ने फाइंड की है, और B22 की वैल्यू आती है टी स्केयर, वो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इन 3D 1 माइनस टी स्केयर 2T 1 प्लस टी स्केयर। अगेन जब इसको हम लोग सर्कल में करेंगे कन्वर्ट, तो हम लोग सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2D में लेकर जाएंगे। तो 2D का हमारे पास फॉर्मूला था कि ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया था, जब हमने 2D में जाना होता है तो x वाले कंपोनेंट को भी w से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और y वाले कंपोनेंट को भी जो हम लोग w से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x हमारे पास है 1 माइनस टी स्केयर, और y है 2T, और w की वैल्यू आ रही है 1 प्लस टी स्केयर। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आता है कि a जो कि मैपिंग थी फ्रॉम 3D टू 2D, तो वो हमारे पास क्या थी, P ऑफ W इज इक्वल टू H इंटू मीन के वो हमारे पास जो x, y और W की वैल्यू है वो इज इक्वल टू x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्केयर ओवर W की वैल्यू 1 प्लस टी स्केयर, देन कोमा y की वैल्यू है 2T ओवर 1 प्लस टी स्केयर। और ये हमारे पास सर कन्वर्ट हो गया है कि 2D में, और यही हम लोगों ने करना था। जी नेक्स्ट, अब अपनी स्क्रीन को वो ऑफ कर दें, शेयर रिमूव कर दें। जी सर। जी तो सर नेक्स्ट अगर कोई बंदा प्रेजेंट करना चाह रहा है, नेक्स्ट कोई है जो जिसने तैयार किया हुआ हो प्रेजेंटेशन को? मेरे ख्याल में ये बाकी सर 14 लेक्चर में किया था एक टॉपिक मैंने, लेकिन अभी सर वो मैंने ना राइट करना था। अच्छा, तो आप अगर इनसे नोट्सों से, या जो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, अगर उनसे अगर आप प्रेजेंट करना चाहें तो जी सर, उनसे कर सकती हूँ। तो कौन सा जब वो बता रहे थे आप टॉपिक? सर 14.3 है। 14.3। चलिए ठीक है, 14.3 में आ जाते हैं। यस सर, ये जी 14.13 जी आप सर। कंटिन्यू कर। जी सर जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ? अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ये नोट्स मैं मैं फिर खुद शेयर स्टॉप कर कर लूँ। देता हूँ, आप कर लें अपने। नेक्स्ट अगर किसी ने देनी है तो वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाए ना। यस सर। सर शेयर हो रही स्क्रीन? जी बिल्कुल हो गई है। जी सर। सर टॉपिक है मेरा हर्माइट सप्लाइन। जी जी ठीक है, तो उसके बारे में हमें ये जो पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में लिखी हुई कि जो हर्माइट सप्लाइन है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन चार्ल्स हर्माइट ने इसको मतलब बताया था इसके बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी इज एन इंटरपोलेटिंग पीसवाइज क्यूबिक पोलिनोमियल विद अ स्पेसिफिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट कंट्रोल पॉइंट। सर हमारे पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें हम 4 कंट्रोल पॉइंट्स लेंगे। तो जो फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट है या लास्ट कंट्रोल पॉइंट है या उसके मिड में जो इंटरमीडिएट में जो भी हैं, इंटरपोलेटिंग का मतलब है कि वो हमारे पास जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स है कर्व उसके अंदर से वो पास हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो फिगर दी हुई है 23, उसके अंदर जितने भी हमारे पास कंट्रोल पॉइंट है कर्व उसके अंदर से पास हो रही है। ठीक है, ये इसको हम इंटरपोलेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो और हमने क्या करना है हर्माइट सप्लाइन में हम क्या करते हैं कि जो टेंजेंट होता है ना, जो फर्स्ट मतलब पॉइंट पे ले लें या लास्ट पॉइंट पे ले लें, तो उस पे जो है ना हम उस पे कंट्रोल जो
पॉइंट्स है उसको शो करता है। अब सर हम लोगों ने इसकी जो हमारे पास जो पैरामीट्रिक क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे जो 14.2 में दिया हुआ है, इसको भी आगे हमने यूज़ करना है। ए पी ऑफ टी अगर हमने क्यूबिक लेना है तो हम लोगों ने इसकी डिग्री 3 लेनी है। ए के टी क्यूब प्लस बी के टी स्क्वायर प्लस सी के टी प्लस डी के कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास जो के की वैल्यू है 0 1 2 3 तक जाएगी। तो अगर हम उसके लिए जो है ना पहले से बाउंड्री कंडीशंस को कर लें, तो वो हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस बताई हैं। पी एफ 0 को हम लोगों ने पी एफ के लिखा है, और पी एफ 1 जो लास्ट टर्म है जो वो उसको हम पी एफ के प्लस 1 का है। और अगर हम इसका जो है ना डेरिवेटिव लें फर्स्ट टर्म का, तो डी ऑफ पी के इज इक्वल टू पी प्राइम ऑफ 0 आएगा, उसको हमने स्लोप का नाम दे दिया और उसको हमने लिख दिया एम के इक्वल। और अगर हम जो है दूसरे पॉइंट का अगर हम डेरिवेटिव लें डी ऑफ पी के प्लस 1, वो इक्वल आएगा पी प्राइम ऑफ 1, और स्लोप को हमने एम के प्लस 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे जो डी पी के और डी पी के प्लस 1 है, ये हमारे पास उसको डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं, पी के और पी के प्लस 1 को। अब हमने ये जो ऊपर 14.2 में पढ़ा फार्मूला क्यूबिक पोलिनोमियल का, इसको यूज़ किया है। पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए के टी का क्यू प्लस बी के टी स्क्वायर प्लस सी के टी प्लस डी। अगर हम इसको वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब टी स्क्वायर टी और 1 इंटू ए के बी के सी के और डी के। और अगर हम ये हमारे पास पी ऑफ टी आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें पी ऑफ टी का, तो यहाँ पे हमारे पास जो टी क्यूब है वो हमारे पास वो आ जाएगा 3 ए के टी स्क्वायर, और आगे टी स्क्वायर है वो आ जाएगा 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा बी के टी, और आगे सी के साथ जो टी है वो खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव की वजह से। आगे कांस्टेंट टर्म है डी के, तो वो 0 हो जाएगी। आगे हमने इस मैट्रिक्स को भी हम लोगों ने जो है ना इसको इससे डेरिवेटिव को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। डी ऑफ पी टी को वो आ जाएगी 3 टी स्क्वायर 2 टी 1, और डी वाली टर्म हमारे पास 0 है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, और साथ ए के बी के सी के और डी को वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोगों ने इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की। हमने जो पी ऑफ 0 था वो पी के इक्वल था। पी ऑफ 0 ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है उसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी टी है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ए के 0 का क्यूब प्लस बी के 0 का स्क्वायर प्लस टी के 0 प्लस डी के। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 0 0 0 1 और साथ ए के बी के सी के और डी के आ जाएगा। फिर हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो पी ऑफ 1 है, मतलब जहाँ पे टी है वहाँ पे अब हम 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए के बी के सी के और डी के, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1 1। सर ये साथ वैसे आना चाहिए था ना, ए के बी के सी के और डी के मैट्रिक्स। इसके बाद हमने जो थर्ड बाउंड्री कंडीशन है डी ऑफ पी के, तो वहाँ पे हमने वो अप्लाई की। जो हमने उसका डेरिवेटिव लिया उसके अंदर हमने जहाँ पे भी टी है वहाँ पे 0 पुट किया, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये जो डेरिवेटिव में हमने पुट किया टी, तो हमारे पास वो सारे बाकी 0 हो जाएंगे, सिर्फ के सी के वाली टर्म रह जाएगी, तो उसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 0 0 1 0 बनेगा। उसके बाद हमने जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन है डी ऑफ पी के प्लस 1, उसमें हम लोगों ने जो है ना टी की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास आ गया 3 ए के प्लस 2 बी के प्लस सी के। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो 3 2 1, और जो डी वाली टर्म है वो 0 है तो वहाँ पे 0 लिख देना। अब हम इन सब टर्म्स को इकट्ठा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आ जाए पी के प्लस 1 डी के और डी के प्लस 1 को, ये जो सारी ऊपर हमने वैल्यूज निकाली हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, और साथ ए के बी के सी के और डी के को लिख देंगे। अब हमने ए के बी के और सी के और डी के की अगर हमें वैल्यूज चाहिए, तो ये जो मैट्रिक्स है 0 0 1 वाला वो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन पे रो ऑपरेशन अप्लाई किए, तो हमारे पास जो इसका वो इन्वर्स है ये फाइंड हो जाएगा। इन्वर्स फाइंड करने के बाद हम लोगों ने इन्वर्स जो ऊपर उसकी इन्वर्स फाइंड करके उसकी वैल्यू ऊपर पुट की, उसके बाद ये जो ए के बी के सी के और डी के की वैल्यू आई है
इसको ऊपर जो वो है, ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम लोगों ने पुट कर दिया है P(t) वाली में इसमें। उसके बाद सर इनको मल्टीप्लाई किया हमने मैट्रिक्स को आपस में, तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है, जो पी के और पी के प्लस 1 और डी ऑफ पी के और डी ऑफ पी के प्लस 1, इनके साथ जो टर्म्स हैं उनको हम जो है ना H0, H1 और H2 और H3 को का नाम दे देंगे। ये जो हमारे पास सारी हैं ये हर्माइट क्यूबिक पोलिनोमियल है। गुड। तो सर नेक्स्ट कोई बंदा जो विलिंग हो प्रेजेंटेशन के लिए, और अगर किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है और प्रेजेंट करना चाह रहा हो। सर अब हमें अगेन तो नहीं ना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगी? नहीं, इन्होंने जो दे जिन दी। लोगों ने दे दी है उनकी तो अगेन नहीं होगी ना, उनकी तो यूं समझे कि हो गई। जो रहते हैं उनसे फिर प्रेजेंट करवाएंगे ना। और जी, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, अगर कोई नहीं लेना चाहता तो हम जरूरी नहीं है कि हम उसको वो प्रेजेंट करें। जिनको प्रेजेंटेशन के मार्क्स वगैरह लेने हैं वो उनको फिर प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर जी सर। कोई मार्क्स नहीं लेना चाहता तो हमारी तरफ से उसको वो जबरदस्ती नहीं है। जी सर। जी। तो और कोई जो प्रेजेंटेशन के लिए विलिंग हो। सर दोबारा कब होगी? अगर दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि आप लोग तैयार कर लें। अब चूंकि आप एमफिल लेवल पे हैं तो जो नहीं करना चाहता उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये बात मार्क्स की, अगर कोई लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो इस वक्त अगर कोई किसी की रेडी है तो वो अपना प्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज सर 10 चैप्टर की भी दे सकते हैं प्रेजेंटेशन? नहीं। ये जो रिमेनिंग लेक्चर थे उनमें से आपने देनी है पहले, ठीक है। रिमेनिंग लास्ट टाइम जो थे। ये जो आपके 3 आखिरी लेक्चर है ना, यानी 13, 14, 15 और 16 में से। तो इसमें से आप लोग देख लें, अगर किसी ने प्रेजेंट करना हो तब। तो इसमें हमारे पास सर इसकी आपने वीडियो नहीं अपलोड की हुई CMS पे? 30 वीडियो तक की हुई है, 30 एक। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह ना, लास्ट लेक्चर की वीडियोस में कर दूंगा। सर वो की होती तो तैयारी हो जाती प्रेजेंटेशन की। जी वो जी। मैंने बार बार देखा अच्छा, था, वो ये 30 हमारे तक पास थी। 3.3 भी हो गया, ये प्रेजेंट कर दिया था। और नेक्स्ट जो हमारे पास वो हमारा टॉपिक्स है रेशनल बेजियर कर्व को एज ए एग्जांपल, उन्होंने इसको भी सॉल्व कर लिया था। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर 14 पे। सर जी। सर काइंडली नमाज ब्रेक दे दें, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलें, ऐसा करते हैं कि कितनी ब्रेक होनी चाहिए? 15 मिनट? ये सर 15 मिनट ही ना। चलें ठीक है, इस लेक्चर को एंड करके फिर हम इंशाल्लाह 5 मिनट की वो ब्रेक दे देते हैं, 15 मिनट की, 15 मिनट सर। ठीक है। जी सर। तो ये हमारे पास इस सेशन के हमारे 8 मिनट रहते हैं फिलहाल ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी सप्लाई। चलिए ऐसा करते हैं कि नमाज का टाइम है तो फिर ब्रेक कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह 15 मिनट बाद दोबारा सेशन ज्वाइन करते हैं। आप अपनी नमाज वगैरह पढ़ लें। ओके अल्लाह सर, थैंक हाफिज़। यू।